अस्सलाम वालेकुम। आज हमने हीमोक्रोमेटोसिस स्टार्ट करना है। अच्छा, अब इसके नाम से पता चल रहा है हीमोक्रोमेटोसिस, मतलब कि अब आयरन है ना, हीमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है कि आयरन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है। और फिर जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में तो फिर ये क्या करा देते हैं, जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, इस चीज़ को हम कहते हैं हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, जब वो ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर जाता है। लेकिन अगर वो ऑर्गन का डैमेज कराने लग जाता है बाद में तो इसको कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है। देखिए, अब अगर ज़्यादा आयरन हो गया तो इसको क्या कहना है हमने, हीमोसिड्रोसिस। अगर वो ऑर्गन का डैमेज कराने लग गया तो इसको हमने क्या कहना है, हीमोसिड्रोसिस। ठीक है। तो अब यहाँ से बुक से अब ये क्यों आयरन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से पहले देख लेते हैं अब ये क्यों आयरन ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो रहा है कि दो मतलब इसकी टाइप होती है हीमोक्रोमेटोसिस के, मतलब कि दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है। अब प्राइमरी में क्या होता है कि HFE जीन होता है ना, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। अब HFE जीन की म्यूटेशन होती है, जो सिस्टीन होता है ना इसका, वो टायरोसिन से बदल जाता है। और इसकी इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, HFE जीन का काम क्या होता है ना, HFE जीन हमारी आयरन की अब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है। अब देखिए, आयरन की अब्जॉर्प्शन तो नहीं हो पाएगी ना, तो फिर क्या होगा, जब आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो आयरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब आयरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑर्गन तो डैमेज होंगे, तो हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंडरी काज ये है कि अगर एक बंदा है, आपने उसको बाहर से, उसको मतलब ब्लड की कोई कमी थी या कोई भी डिजीज़ थी, उसको आपने बाहर से आयरन दिया। ठीक है, सॉरी ब्लड दिया। ठीक है। अब उस ब्लड में आपको पता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ठीक है। 120 डेज के बाद वो आरबीसीज टूटे हैं, और उससे पहले भी उसके अंदर जो आरबीसीज थे उन्होंने भी इकट्ठे होकर 120 डेज के बाद टूटने। ठीक है। तो अब ये वाले आरबीसीज और ये वाले आरबीसीज दोनों बहुत ज़्यादा आरबीसीज हो जाएंगे ना, तो ठीक है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हीमोग्लोबिन टूटता है, सब हम आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो क्या होता है, हीम में टूटता है और ग्लोबिन में टूटता है। ठीक है। अब ये शुरू से ही मैं चैप्टर की बात करी आ रही हूँ। अब जो हीम है वो किस में, प्रोटोपोर्फायरिन रिंग्स में, और साथ में किस में टूटेगा, साथ में आयरन में टूटेगा। तो मतलब अब 120 डेज जब इसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया तो फिर इसने क्या टूटना है, इसने आयरन में टूट जाना, और फिर आयरन बहुत ज़्यादा हो जाना हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये इसके सेकेंडरी काज है कि आपने बाहर से ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की है, आयरन बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए। ठीक है, ये सेकेंडरी काज है इसका। आगे ये कि, और अब बुक से देखते हैं, एक्सेस आयरन लीडिंग टू द डेपोजिशन द टिश्यू। अब एक्सेस आयरन हो गया बॉडी में तो फिर उसने क्या कर गया, वो डिपॉजिट कर गया टिश्यू के अंदर, और क्या हुआ कि एंड ऑर्गन डैमेज, और उसने ऑर्गन डैमेज करा दी। इसको हम क्या कहेंगे, हीमोक्रोमेटोसिस कहेंगे। हीमोक्रोमेटोसिस टिश्यू डैमेज इज मीडिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जाहिर सी बात है, अब आयरन जब प्रेजेंट है एक जगह में, ठीक है, अब वो एक जगह पे इकट्ठा होता जा रहा है तो इसने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स क्या कराएंगे, डैमेज कराएंगे। अच्छा, ये वाला मैं आपको समझा देती हूँ कैसे आयरन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। देखें, एक फेंटोन रिएक्शन होता है जिसके अंदर ना आयरन फेंटोन रिएक्शन के थ्रू मतलब कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल्स में। ठीक है। अब इस फेंटोन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आयरन होता है ना, जो आयरन होता है, ठीक है, वो किस में, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो साथ में वो फ्री रेडिकल्स भी तो बना देगा ना। अब ये वाले फ्री रेडिकल क्या कराएंगे, ये वाले फ्री रेडिकल इंजरी करा देंगे। मतलब अगर आयरन एक जगह पे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो फिर फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाले जो फ्री रेडिकल है वो इंजरी करा देंगे। ठीक है। तो इसमें यहाँ यही लिखा हुआ है कि टिश्यू डैमेज इज मीडिएटेड बाय द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जब इंजरी कराएंगे तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, और ये क्या, ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट इन आयरन अब्जॉर्प्शन। ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट हो गया आयरन अब्जॉर्प्शन में। अच्छा, ये प्राइमरी भी हो सकता है। यहाँ उन्होंने बताई हुई है कि हीमोक्रोमेटोसिस क्या है कि दो वजह से होता है। ठीक है। एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब जो प्राइमरी कॉज है ना, ये जीन्स में होता है। जाहिर सी बात है, HFE की मैंने आपको यहाँ से बताया कि HFE जीन की म्यूटेशन हो जानी है तो ये प्राइमरी हुआ ना, जाहिर सी बात है। और सेकेंडरी जो होता है वो किस लिए होता है, और क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन, या फिर आपने बहुत ज़्यादा किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जिसकी वजह से वो वाले ब्लड का भी आयरन मिक्स हो गया, और जो पुराना 120 डेज के बाद आरबीसी टूटने थे वो वाला भी आयरन सारा मिक्स हो गया, आयरन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। चलें, ये दो टाइप्स बताई हुई हैं उन्होंने यहाँ लास्ट वाली लाइन में हीमोक्रोमेटोसिस की। आगे देखते हैं, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू द HFE जीन म्यूटेशन। वो वाली बात की, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस क्यों होता है, क्योंकि HFE जीन होता है वो म्यूटेट कर जाता है। यूजली क्या होता है कि C282Y सिस्टीन इज रिप्लेस टू टायरोसिन। अब क्या हो गया कि C282Y जीन के ऊपर ना सिस्टीन रिप्लेस कर जाता है टायरोसिन के साथ एट अमाइनो एसिड 282, और अमाइनो एसिड का नंबर क्या होता है 282, प्रेजेंट इन लेट एडल्टहुड। ज़्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
जब इंसान 30s की एज में होता है ना तब भी होता है, ठीक है। क्लासिकल ट्राइएड अब ये 3 चीज़ें कराता है, ट्राइएड का मतलब होता है कि 3 चीज़ें कराता है। सबसे पहली चीज़ क्या कराता है, सिरोसिस करा देता है। ज़ाहिर सी बात है लीवर डैमेज हो जाएगा ना, लीवर की पहले इन्फ्लेमेशन होएगी, फिर फाइब्रोसिस हो जाएगी, फिर परमानेंट लीवर डैमेज होगा। उसके बाद ही क्या कराता है, डायबिटीज़ मेलाइटस करा देता है। उसके बाद ही क्या कराता है, ब्रोन स्किन करा देता है। ये 3 ट्राइएड आपने याद रखने हैं। अच्छा, सिरोसिस तो ये हो गया कि आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट कर गया। ज़ाहिर-सी बात है अब स्प्लीन में भी आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट सॉरी पैंक्रियाज़ में भी आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट करेगा। जब पैंक्रियाज़ में आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट करेगा तो आपको पता है पैंक्रियाज़ में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। जब ये सारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस डैमेज हो जाएँगे तो इंसुलिन सिक्रीट होगी नहीं होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं वो हो जाएगी, ठीक है। और ब्रोन स्किन का मतलब ये है कि जो आयरन है अगर वो स्किन में बहुत ज़्यादा हो गया तो स्किन के नीचे वाले लेयर पे ना म्यूकोज़ल लेयर पे वो बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट कर देगा और इसकी वजह से स्किन का कलर ब्राउन कलर का आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रोन्स। और इसके साथ और भी चीज़ें होंगी। अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का ये मतलब है कि जो हार्ट का जो मसल सेल है ना उसमें आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर देगा और फिर डायलेटेड वो सही अपना काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। और कार्डियक एरिथमियास तब हो जाएंगे जब हार्ट के वॉल्स के अंदर जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉजिट कर देना, तो उसकी वजह से एरिथमियास हो जाते हैं। गोनाडल डिसफंक्शन, और गोनाडल डिसफंक्शन क्या होगा, समझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके आयरन डिपॉजिट कर गया ना, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके आयरन डिपॉजिट करेगा तो फिर उसको मैसेज नहीं ना सही जाएगा गोनैड और टेस्टिस वगैरह का, तो फिर इसकी काम करना ही छोड़ देंगे। जब काम करना छोड़ देते हैं तो फिर एट्रॉफी हो जाती है। अब लैब फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, फिर फेरिटिन इंक्रीज होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, सीरम आयरन इंक्रीज हो जाएगा और परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, फेरिटिन का क्या मतलब होता है, फेरिटिन का मतलब होता है कि आयरन है ना वो वो स्टोरेज फॉर्म में जब होता है ना हमारी बॉडी में तो हम इसको फेरेटिन कहते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जितना आयरन आयरन जब हमारी बॉडी में आता है ना तो वो ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन बस जो आयरन होता है ना वो 33% इसके यूज़ करता है। मतलब कि अगर 360 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है ना हमारी अंदर टोटल ट्रांसपेरेंट, तो आयरन ने बस किसमें साथ जुड़ना है, ट्रांसपेरेंट समझे, ऐसे ट्रांसपोर्टर है उसके ऊपर आयरन जुड़ता है, तो आयरन ने बस इसके 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर जुड़ना होता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ट्रांसपेरेंट के जरिए। लेकिन अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में हम देखते हैं कि ये नहीं कि बस किस ट्रांसपेरेंट के साथ आयरन जुड़ रहा है, हमने ये देखना है कि टोटल ट्रांसपेरेंट कितनी है हमारी ब्लड में, ओवरऑल ट्रांसपेरेंट कितनी है हमारी ब्लड में, वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद सीरम आयरन, जाहिर सी बात है सीरम आयरन का मतलब है कि आयरन कितनी है ब्लड में। और परसेंटेज सैचुरेशन का अब यहाँ क्या मतलब आ गया, परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब यहाँ हमने पढ़ा था कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट कितनी है ना। अब परसेंटेज सैचुरेशन में हमने ये देखना कि आयरन कितनी ट्रांसपेरेंट के साथ अटैच है, मतलब कि जो 33% था वो हमने चेक करना होता है कि आयरन कितने परसेंट सैचुरेटेड है ट्रांसपेरेंट के साथ, ठीक है। और टोटल आयरन बाइंडिंग के बाद में हमने टोटल ट्रांसपेरेंट देखनी होती है और परसेंटेज सैचुरेशन में हमने बस वो वाली ट्रांसपेरेंट देखनी होती है जिसके साथ आयरन अटैच होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी वाली टर्म्स आपको समझ आ गई तो आसानी से समझ आ जाएगी। ज़ाहिर सी बात, अब आयरन बहुत ज़्यादा हो गया ना तो अब क्या होगा, उसकी परसेंटेज सैचुरेशन अब ट्रांसपेरेंट तो पहले ही ब्लड में ज़्यादा पड़ा हुआ है सॉरी, तो फिर वो परसेंटेज सैचुरेशन तो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब सीरम आयरन मतलब वो अब ज़्यादा आयरन हो गया तो अब उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चाहिए अपने साथ, तो वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा ट्रांसपेरेंट के साथ, तो परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सीरम आयरन का ये मतलब है कि आयरन ज़्यादा हो गया ब्लड में, ज़ाहिर सी बात है आयरन बहुत ज़्यादा हुआ है ब्लड में क्योंकि HFE जीन की म्यूटेशन हुई है तो सीरम आयरन तो बढ़ेगा ही। अब फेरिटिन का क्या मतलब है कि स्टोर फॉर्म में भी आयरन बहुत ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा आयरन होगा आयरन बॉडी उसको, ये बात आपने याद, ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करेगी तो फेरिटिन भी इंक्रीज़ कर देगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो फेरिटिन होता है ना वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की, ठीक है। तब ज़ाहिर सी बात है फेरिटिन इंक्रीज़ हुई है और सॉरी फेरिटिन इंक्रीज़ हुई है तो ट्रांसपेरेंट टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने की एक और ये भी वजह है कि ज़ाहिर सी बात है अब वो ब्लड है वो अपनी ट्रांसफेरिन यूज़ कर रही है जो 360 माइक्रोग्राम थी पर डेसीलीटर, आयरन ज़्यादा हो रहा है तो उसको ट्रांसफेरिन दी जा रही है, तो ओवरऑल ट्रांसफेरिन कम हो रही है ना तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसलिए कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम लीवर की बायोप्सी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम क्या देखेंगे कि ब्राउन पिगमेंट्स से इन हेपेटोसाइट्स,
ठीक है, ये देखिए उन्होंने दिखाया भी हुआ है हेमाक्रोमेटोसिस में, ये जो आपको हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन कलर के पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जो हल्के हल्के ब्राउन कलर के पिगमेंट नज़र आ रहे हैं, ये आयरन डिपॉजिट किया हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, अब जब हम लीवर बायोप्सी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लाइपोफ्यूसिन भी ब्राउन कलर का होता है, आयरन भी ब्राउन कलर का पिगमेंट देता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमने फिर प्रूशियन ब्लू का स्टेन करना है। ठीक है, तो प्रूशियन ब्लू में क्या होगा कि आयरन जो हो जाएंगे ना वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आयरन ब्लू कलर के हो जाएंगे वो ऐसे नज़र आएंगे सारे, और जो लाइपोफ्यूसिन है ना वो फिर ब्राउन कलर का ही रहेगा और वो ऐसे ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, अब लाइपोफ्यूसिन होता क्या है? लाइपोफ्यूसिन ना एक्चुअली आपको पता है लीवर सेल ये जनरेट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है पुराने सेल में अपॉप्टोसिस होनी होती है, तो वियर और टियर होता है ना वो पेरोक्साइड लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको लाइपोफ्यूसिन कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन हिपैटोसाइट्स होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, लीवर बायोप्सी रिवील द एक्यूमुलेशन द ब्राउन पिगमेंट। जब हम बायोप्सी करेंगे तो ब्राउन पिगमेंट्स होंगे हिपैटोसाइट में। प्रूशियन ब्लू स्टेन डिस्टिंग्विश आयरन ब्लू फ्रॉम द लाइपोफ्यूसिन। प्रूशियन ब्लू स्टेन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, आयरन ब्लू कलर का और लाइपोफ्यूसिन भी ब्राउन कलर का ही रहेगा। ठीक है, लाइपोफ्यूसिन अ ब्राउन पिगमेंट दैट इज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द टर्न ओवर वियर एंड टियर ऑफ द पेरोक्साइड लिपिड्स। इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन द हिपैटोसाइट। और ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? हिपैटोसाइट में प्रेजेंट होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब इसकी वजह से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांस होने के ज़्यादा होते हैं अगर हेमाक्रोमेटोसिस हो गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? फेलिबोटोमी। अच्छा, फेलिबोटोमी किसे कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है ब्लड के अंदर आयरन है, अगर आयरन बहुत ज़्यादा हुआ है तो आपने बॉडी पार्ट को कोई काटना है, मतलब काटना है मतलब थोड़ा छोटा सा उसको कट वगैरह लगाना है ताकि उसको ब्लड ज़्यादा निकल जाए, और ज़्यादातर ये वेसल्स में करना है आपने। ठीक है, तो फिर जब उसका वो ब्लड निकल जाएगा, ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा आयरन भी ब्लड के साथ ही होगा तो वो भी निकलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, आगे बस हम लास्ट ये वाला टॉपिक करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट से कराती हूँ, आगे जितना रह जाएगा। विल्सन डिजीज़ किसे कहते हैं? विल्सन डिजीज़ कहते हैं कि मतलब अब इसमें उसमें आयरन ज़्यादा हुआ था ना, अब इसमें क्या हुआ है, हेमाक्रोमेटोसिस में आयरन ज़्यादा हुआ था, विल्सन डिजीज़ में कॉपर ज़्यादा हो गया। ठीक है, कॉपर ज़्यादा भी हो गया और वो हिपैटोसाइट्स के अंदर बिल्डअप हो गया, बाहर गया उसके अंदर। ठीक है, तो फिर विल्सन डिजीज़ क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, बच्चों के साथ बच्चे प्रेजेंट करेंगे, जीन्स में आएगी उनकी, और क्या होगा, ATP7B जीन की म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है इन ATP मीडिएटेड हिपैटोसेलुलर कॉपर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये समझने के लिए पहले यहाँ देखें कि ना ये लीवर है, समझे? ठीक है, अब लीवर के अंदर ना जब कॉपर आता है, जाहिर सी बात है कॉपर आएगा लीवर के अंदर, तो फिर क्या होगा, ब्लड के थ्रू, तो फिर क्या होगा कि यहाँ एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है सर्क्यूलोप्लाज्मिन प्रोटीन। ठीक है, अब इस सर्क्यूलोप्लाज्मिन ने क्या करना होता है, इसके एक एक सर्क्यूलोप्लाज्मिन पे ना 6 कॉपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस यहाँ ATP मतलब वो वाला ट्रांसपोर्टर होता है, ATP ट्रांसपोर्टर होता है, मतलब ये ATP को यूज़ करता है। ठीक है, अब जब तक ये सर्कुलर प्लाज्मिन नहीं ना होगा, कॉपर आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये इसका मेन कॉपर का ट्रांसपोर्टर ही सर्कुलर प्लाज्मिन है। ठीक है, तो समझे कि अगर इस ATP में कोई मसला है ट्रांसपोर्टर में, जिसने कॉपर को उसके ऊपर अटैच कराना था, तो सर्कुलर प्लाज्मिन भी काम नहीं करेगा, ये भी सही काम नहीं करेगा, तो आयरन आगे ट्रांसपोर्ट होगा, आगे बाइल डक्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो लीवर में ही रह जाएगा सारा। तो ये इसमें मेन मसला हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ऑटोसोमल ATP मीडिएट, और ये वाला जीन खराब हो गया, ATP7B जीन, जो कि ATP मीडिएटेड हिपैटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्ट करा रहा था। ठीक है, रिजल्ट इन लैक ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्ट इनटू अ बाइल। अब बाइल में कॉपर नहीं जाएगी, एंड लैक ऑफ कॉपर इनकॉर्पोरेशन डस्ट सेरुलोप्लाज्मिन। अब सेरुलोप्लाज्मिन के साथ भी कॉपर बाइंड नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, उसका ये वाला जो ATP वाला ट्रांसपोर्टर था वही खराब हो रहा है, जो कॉपर को उसके ऊपर अटैच कराएगा सेरुलोप्लाज्मिन के ऊपर, अब वो भी नहीं सही काम करेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉपर फिर ये डैमेज कराने लग जाएगा, एक्सेस कॉपर लीवर के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉपर बिल्डअप इन द हिपैटोसाइट, लीक इनटू द सीरम एंड डिपॉजिट इन द टिश्यू। लीक इनटू द सीरम का मतलब क्या, आपको पता नहीं, यहाँ ब्लड वेसल्स है जो कॉपर मतलब तो फिर अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है जो लीवर सेल है ना उसके अंदर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, तो ये इसको कॉपर को यहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि सेरुलर प्लाज्मिन उसके साथ होगा ही नहीं जो उसको आगे पहुँचाए। तो फिर क्या होगा कि कॉपर वापस यहाँ से लीक कर जाएगा, कहाँ लीक करेगा, ब्लड में लीक करेगा, इसको ही कहते हैं कि लीक इन द सीरम। तो फिर जब ये ब्लड में लीक करेगा तो फिर क्या, जहाँ जहाँ ये ब्लड अब जाएगा वहाँ वहाँ डैमेज होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन को डैमेज कराएगा। ठीक है,
अब अगर ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में जाके डैमेज करा देगा, ठीक है। और अगर ये आँखों की वो आँखों के कॉर्निया में चला गया तो फिर आँखों में जाके जहाँ जहाँ मतलब जाएगा ना वहाँ वहाँ एक्सेस कॉपर डिस्ट्रक्शन कराएगा, ठीक है। कॉपर मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल लीड टू टिश्यू डैमेज। ज़ाहिर सी बात, ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा जब ये डिपॉजिट कर देगा। अब ये जब फ्री रेडिकल जहाँ जहाँ ब्लड में जाएंगे वहाँ वहाँ डैमेज कराएंगे। सबसे पहले तो ये लीवर में सिरोसिस कराएंगे ना, लीवर से चलते चलते क्या कहाँ चल जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अब दिमाग में जाके डिपॉजिट कर जाएंगे, ब्रेन में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ से बिहेवियर चेंजेस, डिमेंशिया हो जाएगा। कोरिया का मतलब है कि हाथ पाँव की इरेगुलर मूवमेंट होगी। पार्किंसन सिम्टम ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कॉपर इन द बेसल गैंग्लिया। और अगर बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट कर गया तो पार्किंसन लाइक सिम्टम प्रेजेंट होंगे। काइल्डर फिशर किंग रिंग्स इन द कॉर्निया। अब ये जो कॉर्निया होता है ना, इसके अंदर मतलब सॉरी कॉर्निया के अंदर जब ये डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे ये समझे प्यूपिल है ना, तो इधर इधर हमें ना ऐसे रिंग्स देखने को मिलेंगे ब्राउन कलर के, तो इसको कहते हैं काइलर फिशर्स रिंग, ठीक है। लैब्स शो इंक्रीज यूरिनरी कॉपर। अब जाहिर सी बात है कॉपर ज़्यादा हुआ है, अब यहाँ से ब्लड में जा रहा है जब कॉपर, यहाँ ये ड्यूडिनम में तो नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि ये ड्यूडिनम है समझे, तो ड्यूडिनम में तो नहीं आ पा रहा क्योंकि ये वाला मतलब सेलुलर प्लाज्मिन ही नहीं है जो इसको आगे लेके आ रही है। लेकिन ये यहाँ से ब्लड में तो ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, यहाँ से ब्लड में आएगा यहाँ किडनी के पास, और किडनी के पास से फिर यूरिन में आ जाएगा। जब ये यूरिन में आएगा तो फिर क्या होगा, यूरिनरी कॉपर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सीरम सेलुलर प्लाज्मिन तो कम हो गया, तो वो तो कम मिलेगा ब्लड में देखने को, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा। ATP7B जीन की म्यूटेशन हो गई है। और इंक्रीज कॉपर ऑन लीवर बायोप्सी, और ये कॉपर लीवर में ही रह जाएगा ना, फिर तो लीवर के अंदर तो कॉपर ज़्यादा होगा। इंक्रीज दिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो फिर क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। और ट्रीटमेंट इज डीप एंड सिनामेंचिलेट, कॉपर या जिंक भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये ट्रीटमेंट क्या करता है कि एक्चुअली ना ये जो डी प्लाज्मिन होता है ना जाके सीरुलो प्लाज्मिन का ही काम करता है, ठीक है। जाके ये प्रोटीन बन जाता है, वो मतलब ये जा कॉपर के साथ ही जाके बाइंड हो जाता है और इसको बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और ये ड्यूडिनम में भी इस तरह चल रहा है, ड्यूडिनम से फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है मेन हमारा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके।